तो आज हमारा न्यू टॉपिक है कम्युनिकेशन। ठीक है। कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है हिंदी में? संप्रेषण। संप्रेषण। ठीक है। संप्रेषण अर्थात हम जो भी कम्युनिकेट करते हैं या जो भी अपनी बातों को शेयर करते हैं या अपने भाव को जो भी व्यक्त करते हैं उसको वो सभी हमारा किस में आ जाता है? कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। तो कम्युनिकेशन भी हमारा कैसा भी हो सकता है। औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है, जिसे हम इंग्लिश में फॉर्मल इनफॉर्मल भी कहते हैं। और दो तीन प्रकार का और भी होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है। वर्बल में भी आपका दो प्रकार का हो जाता है, लिखित मौखिक यानी कि ओरल रिटन। और नॉन वर्बल में आपके इमोशंस आते हैं, जैसे कि आप किसी चीज के लिए किस तरीके का भाव बना रहे हैं या किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, वो भी आपका कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। ये थोड़ा सा एक सामान्य परिचय था कि कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा डीपली चलेंगे। ये हमारा कौन सी यूनिट में आता है? फर्स्ट पेपर के फोर्थ। फोर्थ यूनिट में आता है। ठीक है। चलिए पहले थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें है आपका कम्युनिकेशन मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। यानी कि मीनिंग यानी कि कम्युनिकेशन है क्या, उसका अर्थ। टाइप यानी कि उसके प्रकार। और थर्ड है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसकी विशेषताएं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब किस तरीके से वो इफेक्टिव हो यानी कि प्रभावी हो। ठीक है। आप देखेंगे जो कस्टमर्स जो शॉप्स वगैरह होते हैं, तो वहां पे आपको इन सब चीजों की बहुत ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है कि लोग आपका सामान खरीदें, आपकी बातों से प्रभावित हो, इत्यादि वगैरह। वैसे नॉर्मल जीवन में भी इसका बहुत महत्व है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से बातचीत करते हैं, उसका भी आपके जीवन में काफी प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, वाचिक और गैर वाचिक। ठीक है। वाचिक के अंतर्गत भी आपके दो पार्ट हो जाते हैं, एक एक हो जाता है आपका रिटन और एक होता है ओरल। ठीक है। और नॉन वर्बल्स में भी आपके काफी सारे पॉइंट्स आते हैं, आपके इमोशंस और से रिलेटेड। और बॉडी बॉडी मूवमेंट्स वगैरह भी आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है। वो भी हम देखेंगे। फिर आपका नेक्स्ट है इंटर कल्चर यानी कि अंतः सांस्कृतिक। सांस्कृतिक कल्चरल से भी आप कम्युनिकेट करते हो। अभी कोई व्यक्ति सर पे पगड़ी बांध करके अच्छी खासी दाढ़ी रख करके आ जाए तो आप उसको क्या समझोगे? हम्म। पंजाबी। पंजाबी। सरदार जी। हाँ, तो वो भी आपको कम्युनिकेट कर रहा है, यानी कि आपने उसके क्या किया, कल्चर से उसको पहचान लिया कि पगड़ी बनाया हुआ है और लंबी दाढ़ी मूछे रखा है तो पंजाबी है, ऐसा कम्युनिकेट किया कल्चरल। ठीक है। और ग्रुप कम्युनिकेशन यानी कि आपका सामूहिक, जो भी आप लोग ग्रुप कम्युनिकेशन करते हो, बैठ करके चाय की टपरी पे गप्पे शप्पे मारते हो, तो वो आ जाता है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट आपका क्लास कम्युनिकेशन, जो अभी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये हम लोगों का कैसा है, कक्षा संप्रेषण। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स बैरियर्स होते हैं अवरोध, किसी चीज को प्राप्त करने में जो रुकावटें आए, दिक्कतें आए, परेशानियां आए, उनको क्या बोलते हैं, बैरियर्स। ठीक है। तो प्रभावी संप्रेषण को प्राप्त करने में या प्रभावी संप्रेषण करने में जो भी हमारे अवरोध हैं, हम
उनको पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मास मीडिया एंड सोसाइटी। मतलब आपका मास यानी कि जन में आपका कैसा संप्रेषण होना चाहिए, आपका मीडिया में कैसा संप्रेषण, मीडिया संप्रेषण क्या है, और सोसाइटी यानी कि समाज संप्रेषण क्या है, कम्युनिकेट क्या है। ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे। सिलेबस क्लियर है सभी को? जी दीदी। नेक्स्ट आपका सबसे पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आपके अर्थ, प्रकार और विशेषताएं। आज हम सिर्फ और सिर्फ अर्थ देखेंगे, और अर्थ के अंतर्गत भी कई सारे मॉडल्स आते हैं, हम उनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले संप्रेषण क्या है उसके विषय में देखते हैं। तो संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतिक्रियात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य क्या है, आप ओरल भी किसी से संप्रेषण कर सकते हो, लिखित लिख करके भी संप्रेषण कर सकते हो, संकेतिक संकेत करके भी संप्रेषण कर सकते हो, और प्रतिक्रियात्मक यानी कि आप प्रतिक्रिया दे करके भी संप्रेषण कर सकते हो। देखिए, मौखिक तो आपको पता ही है कि आप कुछ भी ध्वनि उत्पन्न करेंगे तो वो मौखिक हो गया। लिखित आपको पता है, रिटन आप कुछ भी लिखेंगे तो वो रिटन हो गया। सांकेतिक क्या है, तो जैसे हम किसी की तरफ इशारा करके बोलते हैं तो वो क्या हो गया, सांकेतिक, संकेत देना। ठीक है, इत्यादि। फिर प्रतिक्रियात्मक, प्रतिक्रियात्मक मतलब जैसे मान लीजिए एक गिलास में गर्म दूध रखा है और आपने ग्लास उठाई और आपका हाथ जल गया, तो आपने क्या, तुरंत उसको नीचे पटक दिया, तो दूसरे को ये संकेत क्या गया कि वो गिलास गर्म है। तो आपकी प्रतिक्रिया के द्वारा दूसरे को क्या समझ में आया, क्या संप्रेषित हुआ कि वो चीज जो भी इसने छुई वो गर्म है, जिसकी वजह से इसने हाथ हटा लिया। क्लियर हुआ? जी हाँ, और प्रतिक्रियात्मक में आप एक और भी उदाहरण ले सकते हो। जैसे मान लो आप किसी मार्केट जाते हो और आप उससे कहते हो भाई मुझे ड्रेसेस दिखा दो। तो वो जब ड्रेसेस दिखाता है तो आप मुंडी बना करके मतलब गंदा सा मुंह बनाते हो, यदि आपको पसंद नहीं आता है। तो वो आपके मुंह से ही समझ जाता है कि व्यक्ति को ये चीज पसंद नहीं आ रही है। तो वो भी आपकी प्रतिक्रियात्मक कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। क्लियर है सभी को? जी दीदी। जी दीदी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है आपका संप्रेषण हेतु संदेश का होना आवश्यक है। ठीक है, संप्रेषण हेतु यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए आपका कोई पर्टिकुलर संदेश यानी कि मैसेज, मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेसेसरी है। आपके पास कम्युनिकेट करने के लिए कोई मैसेज तो होना चाहिए ना। यदि हम आपसे बात कर रहे हैं तो उसका मैसेज क्या है कि हमें आपको कम्युनिकेशन पढ़ाना है, हमें आपको नेट की परीक्षा क्वालिफाई करानी है, तो हमारे पास कुछ तो मैसेज है ना देने के लिए आपको। तो वो, फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं संप्रेषण में पहला पक्ष प्रेषक, संदेश भेजने वाला। प्रेषक किसे बोला गया है, संदेश, संदेश भेजने वाला, तथा दूसरा पक्ष प्रेषणी यानी कि संदेश प्राप्त करता, यानी कि प्रेषक यानी कि जो संदेश भेज रहा है, तो प्रेषक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंडर। और प्रेषणी यानी कि जो प्राप्त कर रहा है यानी कि रिसीवर। क्लियर हुआ, सेंडर और रिसीवर? जी दीदी। हाँ, तो दो पक्ष होने आवश्यक हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए। भाई जाहिर सी बात है, आप अकेले कम्युनिकेट कर लोगे क्या? नहीं कर सकते, है ना। अकेले में तो वो आप खुद से बातें भले कर लो, लेकिन किसी भी मैसेज को पहुंचाने के लिए आपके पास दो व्यक्ति होने जरूरी होते हैं। ठीक है, दो व्यक्ति के बिना आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? बना बता दीजिए। क्या? ये फाइनल। आवाज कट रही है आपकी।
मैम और एक बार बता दीजिए। देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि संप्रेषण, ठीक है, संप्रेषण हेतु चीजें क्या क्या आवश्यक है। सबसे पहला तो संदेश, यानी कि मैसेज। आपके पास मैसेज तो होना ही होना चाहिए, बिना मैसेज के आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है कि इसका जो पहला पक्ष है, यानी कि जहां से संप्रेषण किया जाता है, तो वो क्या होता है, सेंडर, यानी कि प्रेषक जो मैसेज भेजता है। और दूसरा पक्ष होता है आपका रिसीवर, यानी कि प्रेषणी जो भी प्राप्त करता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है। अब देखिए, अब आप ऐसे मेरे को समझिए, जैसे मैं कुछ बोल रही हूं, तो मैं क्या हो गई, सेंडर। और मैं बोल क्या रही हूं, तो कम्युनिकेशन के विषय में, तो वो हो गया मैसेज। और प्राप्त कौन कर रहा है, आप लोग कर रहे हो, तो आप लोग कौन हो गए, रिसीवर। क्लियर हुआ, ऋतु जी क्लियर हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट थर्ड क्या है, अतः संप्रेषण का अर्थ विचारों तथा सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस प्रकार पहुंचाना है कि वह उसे जान सके या समझ सके। मतलब संप्रेषण का अर्थ क्या हो गया, विचारों का आदान प्रदान और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य ही संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे कहा गया है संप्रेषण के लिए अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन, संप्रेषण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। ठीक है, और जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो लैटिन भाषा के कम्युनिस एंड कम्युनिकेटर शब्द से हुई है। ठीक है, ये दो शब्द थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा, ये एक बार प्रश्न आ चुका है। ठीक है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, ये प्रश्न आ चुका है एनटीए में। ठीक है, तो दो शब्दों से हुई है, एक है कम्युनिस्ट और दूसरा है कम्युनिकेटर। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना या समझना। क्लियर है, जी दीदी। हम्म, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका संप्रेषण की विशेषताएं। ठीक है, संप्रेषण की विशेषताओं में क्या बोल रहे हैं, तो संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया है, यानी कि टू वे प्रोसेस। इसे टू वे प्रोसेस क्यों कहा गया है, जाहिर सी बात है, जब हम बोल रहे हैं और आप उसकी प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो वो संप्रेषण कैसे कहलाएगा, है ना, वो प्रभावी संप्रेषण तो होगा ही नहीं। तो वो द्विमार्गी है, यानी कि आप और मैं दोनों ही टू वे प्रोसेस होने चाहिए, जिनमें विचारों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान, कुछ आप कह रहे हैं कुछ हम कह रहे हैं, तो हम अपनी बातों का और अपने ज्ञान का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, संप्रेषण का लक्ष्य संबंधित पक्षकारों तथा सूचनाओं को सही अर्थ में संप्रेषित करना होता है। ठीक है, संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, जो कम्युनिकेशन है, यानी कि लक्ष्य संबंधित पक्षकार हैं, उन पर सूचनाओं का सही अर्थ संप्रेषित होना चाहिए। यदि गलत हो जाता है तो क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। आप लोग जैसे देखते होंगे कई बार मैसेज में हमें सामने वाले का फेस नहीं दिखाई देता, ठीक है, और हम मैसेज करते हैं कि आ जाओ, ठीक है, तो वो उसको क्या पढ़ता है, आ जाओ, गुस्से वाला पढ़ता है। तो वहां पे क्या होता है, अरे तू ऐसे बोल रहा है मेरे से, है ना। तो ये सारी बातें हो जाती हैं। तो मतलब जो हम शब्द बोल रहे हैं या जो हम सेंड कर रहे हैं, वो रिसीवर तक सही मैसेज जाना जरूरी होता है। यदि वो गलत तरीके से जाता है तो चीजें बिगड़ती हैं और कम्युनिकेट में दिक्कत आती है। ठीक है, अब जैसे हम हैं, मैं भी आपको सेंड कर रही हूँ मैसेज, और ये नेटवर्क चला जाए या नेट ऑफ हो जाए तो आप तक वो रिसीव नहीं होगा। ठीक है, जिससे आप और मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्लियर हुआ।
सूचनाओं का दीदी सही अर्थ समझ में आया क्या इसका मतलब है? मतलब जो हम भेज रहे हैं उसे आप वही समझें, कुछ एक्स्ट्रा मतलब उसमें पॉइंट्स ना जोड़ लें या कुछ उसका अलग अर्थ ना निकाल लें। तीसरा पॉइंट है, संप्रेषण का आधार व्यक्तिगत समझ और मनोदशा होती है। ठीक है, व्यक्तिगत समझ मतलब देखिए, कभी कभी क्या होता है, जैसे हम किसी विद्वान की सभा में बैठते हैं तो वहां पर ऐसी बहुत सारी विद्वता भरी बातें होती हैं जो कभी कभी हमारे सिर के ऊपर से जाती हैं। ऐसा होता है कि नहीं? क्योंकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो हमारा उतना पहुंच ही नहीं पाया। ठीक है, या तो फिर आप ये समझ लो, एक 3 साल का लड़का है और उसको हम सेमिनार में बैठा दें तो क्या वो समझ पाएगा वहां क्या बातें चल रही हैं? समझ सकता है वो? नहीं दीदी। नहीं। ठीक है, तो संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो किसके आधार पर निर्धारित होता है? आपके व्यक्तिगत समझ पर। यानी कि हर व्यक्ति की समझ और हर व्यक्ति की मनोदशा अलग अलग होती है। ठीक है, यहाँ मनोदशा से तात्पर्य मूड पे है। यदि आपका मूड खराब है और आपसे कोई कह दे कि गाना गाओ, तो आप गाओगे गाना? हम्म? नहीं। खींच के थप्पड़ दोगे उसको कि मेरा मूड खराब है और गाना गाने को कह रहे हैं। ठीक है, तो मूड पर भी और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी आपका संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संप्रेषण व्यक्तिक और अव्यक्तिक दोनों प्रकार से किया जाता है, यानी कि आपके पर्सनली और इम्पर्सनली भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संप्रेषण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अच्छा ये बताइए, आपका कम्युनिकेशन कभी रुकता है क्या? आप दिन भर बोलते ही रहते हैं, आजीवन बोलते ही रहते हैं जब तक स्वर्गवास ना हो जाए, है ना? तो ऐसा होता है, तो निरंतर चलने वाली यानी कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। हम उसको एक लिमिटेशन या एक रूल्स में नहीं बांधते, वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया है। अब चक्रीय प्रक्रिया इसको क्यों कहा है? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, 4 मेन होते हैं। कौन कौन? सेंडर, मैसेज और चैनल और रिसीवर। इसको हम SMCR भी कहते हैं। क्या कहते हैं? SMCR। लिख लीजिए कॉपी में। चक्रीय प्रक्रिया क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंतर्गत 4 पॉइंट्स आते हैं। SMCR। एस मतलब सेंडर, एम मतलब मैसेज और सी मतलब चैनल और आर मतलब रिसीवर। ये 4 पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, कक्षा में समय से आया करिए, बीच में डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो प्रेषक से प्रारंभ होकर प्रतिपुष्टि प्राप्ति के बाद प्रेषक पर ही समाप्त होती है। यानी कि जब हम कोई सेंडर द्वारा कोई मैसेज भेजा जाता है, उसके बाद जो उसको फीडबैक मिलता है, तो उसकी आत्म संतुष्टि पर ही वो जाकर के समाप्त होती है। इसीलिए यहाँ पर इसे चक्रीय प्रक्रिया बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट है आपका संप्रेषण में संकेत का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? संकेत का। संकेत। हाँ, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, संकेत का प्रयोग होता है। ठीक है, संकेत इन द सेंस सिंबल्स। ठीक है, आप यदि लिखित संप्रेषण करेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन मार्क्स, पूर्ण विराम ये सब आता है। ठीक है, और यदि आप ओरल कर रहे हैं तो ओरल में आपका आप थोड़ा सा रुक रुक करके बोलेंगे तो वो भी एक तरीके का सिंबल ही है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपके आते हैं संचार के घटक। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कंपोनेंट्स में देखिए वही मेन 5 चीजें बताई गई हैं आपका। सेंडर, मैसेज, मीडियम और चैनल, ठीक है, एंड रिसीवर। तो ये जो SMCR मैंने आपको बताया ही था, और उसमें फीडबैक कर लीजिए। फीडबैक से वो क्या हो गई? प्रक्रिया चक्रीय हो गई।
क्योंकि जो फीडबैक आपको मिलता है वो कैसे, इसके बराबर ही तो सेंडर के पास ही तो जाता है ना, तो उससे आपका ये चक्रीय प्रक्रिया को दर्शाता है। अब यहाँ पर आप हमारा भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैं आपको हर संडे क्वेश्चन पेपर भेजती हूँ, ठीक है, तो मैं आपको लिंक भेजती हूँ, तो मैं क्या हो गई, सेंडर, और मैंने आपको भेजा क्या, मैसेज, यानी कि गूगल लिंक, ठीक है, और फिर माध्यम क्या हुआ, तो गूगल फॉर्म, और रिसीवर कौन हुए, तो आप, और फिर आपने जो गूगल फॉर्म भर के मुझे दिया वो क्या था आपका, फीडबैक। क्लियर है, जी दीदी। समझ में आया कि मैं इसमें क्या से कह रही सही हूँ। कौन सा है? हाँ, एक में मैसेज ऊपर लिखा है, एक में सेंडर ऊपर लिखा है। क्या चीज, इधर जो टाइप कर रहा है उसमें मैसेज लिखा है और इधर सेंडर सबसे पहले लिखा है। हाँ, सो मतलब कौन सा सही है इन दोनों में से? आपका क्रम ये रहेगा, सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर एंड फीडबैक, ठीक है। ठीक। क्लास में टाइम से जुड़ा कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब मैसेज क्या है, तो वह जानकारी जिसका आदान प्रदान किया जा रहा है, ठीक है, मतलब जो भी चीज हम आपको संप्रेषित कर रहे हैं या जो भी आपको भेज रहे हैं वो क्या हुआ, मैसेज, ठीक है। सेंडर, सेंडर क्या हुआ, जो व्यक्ति संदेश भेज रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको संदेश दे रही हूं तो मैं क्या हो गई, सेंडर, ठीक है, यह वह व्यक्ति होता है जो संदेश भेजता है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है मीडियम, मीडियम कह लीजिए या चैनल कह लीजिए, बात एक ही है। हमारे कम्युनिकेट का मीडियम क्या होगा, बताइए एक बार जल्दी से, गूगल मीट। गूगल गूगल मीट, ठीक है, गूगल मीट हमारे मीडियम है, ठीक है, तो संदेश भेजने में प्रयोग होने वाला साधन ही मीडियम कहलाता है। नेक्स्ट है आपका रिसीवर, रिसीवर अर्थात संदेश प्राप्त करता, जो संदेश प्राप्त कर रहा है वो क्या हो गया आपका, रिसीवर, ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे क्या हो, रिसीवर। फीडबैक, फीडबैक आपको पता ही है कि संदेश प्राप्त करने के बाद जो आप प्रतिक्रिया देते हो। अब आपने कम्युनिकेट, जैसे मान लीजिए कल टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा कंप्लीट हुआ, तो कल हमने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा, उसके बाद जो आपने क्वेश्चंस किए और क्वेश्चंस के दौरान जो आंसर दिए वो क्या है आपका, फीडबैक है, ठीक है, वो एक तरीके की प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम ये देखेंगे, देखिए अभी तक हमने जो ये पॉइंट्स देखे थे, तो 5 कंपोनेंट्स पॉइंट्स हमारे मेन होते हैं, सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर एंड फीडबैक, और इससे भी यदि कम करें तो हमारे 3 मेन जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, अभी हमने ऊपर एक पढ़े थे, बताइए कोई, 3 मेन पॉइंट्स हमने क्या क्या पढ़े थे, कि मैसेज सेंडर रिसीवर। हाँ, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ये 3 चीजें तो होनी ही चाहिए हमारे पास, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम, संप्रेषण के कुछ मॉडल्स हैं, ठीक है, तो मेजर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के प्रमुख मॉडल, इनमें आपके 3 मॉडल्स आते हैं। एक आता है लाइनर, ठीक है, लाइनर ट्रांसमिशन मॉडल, यानी कि रैखिक प्रेषण, ठीक है, तो रैखिक संप्रेषण क्या है, तो ये वन लाइनर होता है, यानी कि ये एक साइड से चलता है, नेक्स्ट इसका दूसरा साइड नहीं होता, यानी कि इसमें फीडबैक नहीं होता है, ये फीडबैक रहित होता है। आप लोग लिखते चलिएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका इंटरैक्शनल, इंटरनेक्शनल यानी कि संवादात्मक संप्रेषण, ठीक है, मतलब जो दो लोगों के बीच में होता है और इसमें
प्रतिक्रिया भी होती है, परंतु इसमें प्रतिक्रिया जो होती है वो थोड़ी सी धीमी होती है। जैसे कि मैंने अभी आपसे कुछ बोला और आप उसकी प्रतिक्रिया 1-2 सेकंड बाद दे रहे हो। 1-2 सेकंड बाद क्यों दे रहे हो? क्योंकि हम ऑनलाइन हैं, ठीक है? हम इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वो कैसी होती है? थोड़ी-सी डिले होती है। फिर उसके बाद आता है ट्रांजैक्शनल यानी कि सर्कुलर मॉडल, आदान-प्रदान चक्रीय, ठीक है? और ये संप्रेषण कैसा होता है? तो ये फेस टू फेस होता है। जो आपका ये थर्ड नंबर है ट्रांजैक्शनल सर्कुलर मॉडल, ये आपका फेस टू फेस होता है और इसमें प्रतिक्रिया कैसी होती है? तुरंत होती है, यानी कि शीघ्र शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। जाहिर सी बात है, यदि आप किसी व्यक्ति के सामने फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहां पर आपकी प्रतिक्रिया का प्रकार कैसा होगा? तुरंत होगा। तुरंत आप उसकी चीजों को रिस्पॉन्स करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये पहला वाला एक बता दीजिए लाइनर। देखिए, सबसे पहला है आपका लाइनर ट्रांसमिशन मॉडल। लाइनर ट्रांसमिशन मॉडल क्या है? तो यहाँ पे आपको फीडबैक नहीं होता। लाइनर मतलब एक रेखा। देखिए, जैसे एक रेखा होती है, ठीक है? जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है, ठीक है? तो यहाँ पे इसका ये आप सेंडर है, ठीक है? ये सेंडर है और ये बोलता जा रहा है और ये जो रिसीवर है ये सिर्फ सुन रहा है, इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। यहाँ पर हम थोड़ा-सा नेताओं इत्यादि को ले सकते हैं। जैसे नेता लोग होते हैं तो अपना भाषण देते हैं और हम उस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, तो यहाँ पे हम उसको ले सकते हैं कि वन लाइनर होता है, यानी कि एक साइड से ही इसमें सेंड किया जाता है, दूसरा इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। क्लियर है? जो बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं वो भी तो ऐसे ही होते हैं, मतलब जो सेमिनार्स होते हैं हाँ, जहाँ बुलाया जाता है और सेमिनार्स भी कॉन्फ्रेंस में आप बैठ के ले लोग सकते सुनते हैं। हैं, ठीक है? सेमिनार्स को भी आप ले सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं हम लाइनर मॉडल, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो 3 मॉडल्स हैं हमारे लाइनर, इंटरैक्शनल और ट्रांस ट्रांसैक्शनल, तो ये तीनों मॉडल्स को अब हम थोड़ा-सा देखेंगे कि इसके अंदर है क्या, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले है लाइनर मॉडल, ठीक है? ट्रांसमिशन मॉडल, तो वो क्या है? तो इसके जो मूल रूप है, यानी कि इसका जो सबसे पहले मूल रूप जो लाया था, वो शैनन और वीवर ने लाया था, ठीक है? ये शैनन और वीवर का एक बार प्रश्न आया भी हुआ है एनटीए-नेट में, तो थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िएगा। तो इन्होंने कब डेवलप्ड किया था? तो 1948 में, ठीक है? मूल रूप से ये 1948 में आया था और शैनन और वीवर द्वारा विकसित किया गया था। यह मॉडल संचार को एक रैखिक प्रक्रिया के रूप में वर्णित करता है, ठीक है? जो मॉडल संचार है उसको कैसे करता है? रैखिक प्रक्रिया के रूप में वर्णित करता है और वर्णन करता है कि एक प्रेषक या वक्ता एक संदेश को प्राप्तकर्ता या श्रोता तक कैसे पहुंचता है, ठीक है? ये जो लाइनर मॉडल है, इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के बीच में जो एक लाइन है उसको किस तरीके से फुलफिल करता है उसको ये निश्चित करता है। इसमें प्रेषक संदेश का स्रोत है, ठीक है? जो प्रेषक है यानी कि जो सेंडर है वो क्या है? स्रोत है और एक संदेश में संचार संपर्क में ध्वनि, शब्द या व्यवहार शामिल हो सकता है, ठीक है? यानी कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार की ध्वनि भी हो सकती है, यानी कि साउंड भी हो सकता है और शब्द यानी कि वर्ड्स भी हो सकते हैं और बिहेवियर यानी कि आपका व्यवहार यानी कि नॉन वेरिएबल्स भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है? तीसरा पॉइंट है संचार के लिए चैनल मार्ग या रूट के माध्यम से प्रापक तक संदेश प्रेषित किया जाता है, यानी कि इसमें भी संचार का माध्यम क्या होता है? एक
चैनल, ठीक है? किसी भी हम चैनल या किसी भी हम मीडियम को लेकर के इसके द्वारा संदेश प्रेषित करते हैं, ठीक है? फोर्थ पॉइंट है, संचार प्रक्रिया में बाधा या शोर हो सकता है। ज़ाहिर-सी बात है कि अभी जैसे हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं और एकदम से हमारी लाइट चली जाए या मेरा लैपटॉप ऑफ हो जाए, तो इत्यादि से हमारे कम्युनिकेशन में क्या हो जाएगी? बाधा उत्पन्न हो जाएगी या मेरे जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ पे साउंड एकदम से बजने लगे, तो उस शोर भी उत्पन्न हो जाएगा, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे या फिर मैं जो बोल रही हूँ, वो आप नहीं सुन पाओगे। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है? लास्ट पॉइंट है, नॉइज़ रिफर टू एनी इंटरफेरेंस इन द चैनल और डिस्टोरेशन ऑफ द मैसेज, यानी कि डिस्ट्रॉय होना, यानी कि किसी भी शोर के द्वारा चैनल में किसी हस्तक्षेप से संदेश भी विरूपित हो जाता है, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए आप कभी-कभी मैसेज ही करते हैं और आपके मैसेज में ऑटो स्पेलिंग वाला लगा होता है, तो आप लिखना कुछ चाहते हैं और वो ऑटो स्पेलिंग चेंज होकर के लिख कुछ जाता है, तो वो भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये येलो लाइन में कुछ 2 पॉइंट्स लिखे हैं। तो ये 2 पॉइंट्स क्या हैं? तो ये कैसा होता है? ये वन वे होता है। देखिए, मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये रेखीय प्रक्रिया है ये, ठीक है? तो वन वे होता है और नो फीडबैक, इसमें फीडबैक नहीं होता है। यदि प्रश्न जैसे ऐसे बन जाए कि 3 मॉडल्स में कौन-सा ऐसा मॉडल है जिसमें जो प्रक्रिया रहित है, तो वो कौन-सा हो जाएगा? लाइनर मॉडल। क्लियर है? जी दीदी। नेक्स्ट है आपका इंटरेक्शनल मॉडल, ठीक है? तो इंटरेक्शनल मॉडल क्या है? तो जिसमें प्रेषक या प्रापक के बीच संचार या प्रतिपुष्टि का प्रवाह होता है, ठीक है? मतलब प्रेषक मतलब सेंडर, प्रापक मतलब रिसीवर, उन दोनों के बीच में प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक, फीडबैक मिलता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? तो इंटरनेशनल मॉडल, ठीक है? इंटरेक्शनल मॉडल कहते हैं। अब इसमें क्या है? तो फीडबैक केवल एक प्रतिक्रिया है जो एक प्राप्तकर्ता प्रेषक को देता है, यानी कि जो भी रिसीवर है वो फीडबैक प्राप्तकर्ता प्रेषक को यानी कि सेंडर को देता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कह रहे हैं कि इसमें प्रतिक्रिया कैसी होती है? तो इसमें फीडबैक कैन बी वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल भी हो सकती है और नॉन वर्बल भी हो सकती है। तो प्रतिक्रिया मौखिक भी हो सकती है यानी हाँ, और अशाब्दिक यानी कि सिर हिलाना, मुस्कुराना इत्यादि भी तौर पे हम उस पे प्रतिक्रिया फीडबैक अपना दे सकते हैं, ठीक है? चौथा पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि फीडबैक समझ को इंगित करता है, ठीक है? यानी कि यहाँ पर जो आपकी फीडबैक होती है, यहाँ पर हमें उसमें समझना पड़ता है कि आप क्या इंगित कर रहे हो, ठीक है? यानी कि आप मुस्कुरा रहे हो इसका मतलब हाँ, आप सिर हिला रहे हो इसका मतलब हाँ, सिर ऐसे ऐसे हिला रहे हो तो इसका मतलब ना, ठीक है? तो उस चीज को समझ पर ही फीडबैक इंगित करता है। नेक्स्ट है आपका, प्रेषकों को यह जानने में मदद मिल सकती है कि उनका संदेश प्राप्त हुआ या समझा गया, ठीक है? यहाँ पर जब आप फीडबैक देते हो तो उससे जो सेंडर होता है उसको भी हेल्प मिलती है कि आपको वो चीज समझ में आई है या नहीं आई है। एग्जाम्पल आप अपनी क्लासेस का ही ले लो, जब आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो मुझे ये चीज समझ में आती है कि आपको कितना ग्रहित हुआ है और कितना ग्रहण नहीं हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट है, प्रवाह और प्रतिपुष्टि पर ध्यान केंद्रित करके अन्योन्यम क्रिया मॉडल संचार को चल रही प्रक्रिया के रूप में देखती है, ठीक है? यानी कि यहाँ पे जो फीडबैक है उस पर ध्यान केंद्रित होता है और जो अदर क्रिया यानी कि जो अदर चीजें चल रही हों उन पर उनको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग के रूप में देखते हैं, ठीक है? उनका कोई इतना ज्यादा महत्व नहीं होता, परंतु मेन यहाँ पे प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक होता है। नेक्स्ट है अनुभव का क्षेत्र,
ठीक है? यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। अब मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ साइंस के विषय में और आपका जो अनुभव है वो आर्ट के विषय में है, तो यहाँ पर आपका ये भी मैटर करता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है आपका अनुभव का क्षेत्र व्याख्यान करता है कि किस प्रकार वातावरण, अनुभव, संस्कृति और यद्यपि वंशागति इसको प्रभावित कर सकता है, ठीक है? कि प्रेषक संदेश का निर्माण कैसे करता है, ठीक है? कहने का तात्पर्य उसी के विषय में थोड़ा-सा डिफाइन करके बोल रहे हैं। आपके अनुभव का क्षेत्र क्या है और आपने वातावरण आपकी कैसी है, आपकी संस्कृति कैसी है, इत्यादि के विषय में भी होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए वातावरण तौर पे आप ऐसा समझ लीजिए कि एक बहुत ही हाई-फाई सिटी का बच्चा है और एक ग्रामीण इलाके का बच्चा है, तो दोनों के कम्युनिकेशन में बहुत ही अंतर होगा, ज़मीन-आसमान का अंतर होगा। संस्कृति से भी हम रिलेट कर सकते हैं, आपकी संस्कृति कुछ और है, हो सकता है किसी और की संस्कृति कुछ और हो, कोई फ़ॉरेन से आया है तो उसकी संस्कृति अलग है। आपकी एक इंडिया कल्चर है तो आपकी संस्कृति अलग है, तो उसमें भी हमें कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है? और हमें उसके साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आती है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रत्येक व्यक्ति बातचीत में अनुभव का एक अनूठा क्षेत्र लेकर आता है, ठीक है? कहने का तात्पर्य ये है कि बाय पर्सन यानी कि ईच पर्सन अपनी अलग-अलग यूनिक फील्ड होती है उसकी। कोई हँसी-मज़ाक बहुत ज़्यादा करता है, कोई सीरियसली बात करता है, किसी को ज़्यादा हँसी-मज़ाक करना पसंद नहीं है, इत्यादि इन सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर बोल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका इसी तरह प्रत्येक संचार इंटरेक्शन अद्वितीय है, ठीक है? मतलब आपका जो जैसे ईच व्यक्ति का अनुभव अलग है, उसी तरीके से आपका जो आप एक्सपीरियंस करते हो या इंटरेक्शन जो आपका होता है, वो भी आपका एक अलग पहलू है, ठीक है? अब यहाँ पे आप येलो बैनर्स में देखिए, तो कुछ मैंने 3 पॉइंट्स जो मेन हैं इसके, वो ये हैं। सबसे पहली बात कि ये टू वे कम्युनिकेशन है, यानी कि द्विपक्षीय संप्रेषण है। सेकंड पॉइंट है प्रतिपुष्टि सहित होता है, लेकिन धीमी, स्लो होती है। यूज ऑफ इंटरनेट और इसमें प्रयोग किसका करते हैं? तो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे आप लोग कभी-कभी व्हाट्सएप कॉलिंग भी करते होंगे, तो व्हाट्सएप पे भी कभी-कभी ऐसा होता है कि आप बोलते पहले हैं और वॉइस बाद में लेट जाती है, तो इसमें इंटरनेट का प्रयोग होता है, इसीलिए प्रतिपुष्टि यहाँ पर धीरे है। अच्छा, एक प्रश्न है, ये यदि द्विपक्षीय संप्रेषण है, तो आपका लाइनर संप्रेषण कैसा था? जल्दी वन से लाइनर बताइए। वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है? और वहां पे फीडबैक था या नहीं था? नहीं था। नहीं। नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा है हमारा ट्रांसैक्शनल सर्कुलर मॉडल, ठीक है? तो ट्रांसैक्शनल सर्कुलर मॉडल क्या है? तो जिसमें संचार की अवधारणा बनाना, प्रेषक और प्रापक की भूमिका और संदर्भ की भूमिका शामिल है, ठीक है? अब इसमें क्या होता है? तो संचार उसी प्रकार ही होता है, ठीक है? और इसमें भी सेंडर और रिसीवर दोनों की भूमिका महत्व है, मतलब महत्वपूर्ण है, ठीक है? नेक्स्ट है संचार की एक ऐसी प्रक्रिया, ठीक है? ये कैसी प्रक्रिया है? तो ऐसी प्रक्रिया है, आगे नीचे बता रहे हैं, सामाजिक वास्तविकताओं को उत्पन्न, ठीक है? यानी कि ये सामाजिक की जो वास्तविकताएं हैं उनको उत्पन्न करती है, ठीक है? तो कैसे करती है आगे देखते हैं। पॉइंट्स दिए हैं इसमें, लोग केवल संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए संवाद नहीं करते, वे इस इनसे संवाद करते हैं, ठीक है? देखिए, सिर्फ संदेश देना ही कम्युनिकेशन का एक मेन मोटिव नहीं है, और भी कारण होते हैं। तो और कौन कौन से कारण होते हैं, तो वो अब नीचे बता रहे हैं। क्रिएट रिलेशनशिप्स यानी कि संबंध बनाने हेतु, ठीक है? यदि हमें कोई अपने मम्मी पापा से ही फ्रेंडशिप का रिलेशन बनाना है, तो हम उनसे ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, उनसे उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये भी होता है, ठीक है? सेकंड पॉइंट है आपका अंतर सांस्कृतिक संधि करने हेतु,
ठीक है? आपका मान लीजिए किसी ने अदर कास्ट शादी की है, तो उसकी संस्कृति को अपनाने के लिए भी हम चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं। उनकी संस्कृति को समझते हैं, वो हमारी संस्कृति को समझते हैं, तो ये भी संधि इत्यादि करने के लिए, ठीक है? थर्ड पॉइंट है आपका सेफ सेल्फ कॉन्सेप्ट्स, यानी कि आत्म अवधारणाओं को आकार देने के लिए, ठीक है? तो इसके सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए भी आप कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका समुदाय बनाने के लिए या दूसरों के साथ वार्ता में संलग्न होने हेतु, ठीक है? समुदाय बनाने इट्स मीन आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्सिम होते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स अपना अलग ग्रुप बनाते हैं, टीचर्स अपना अलग ग्रुप बनाते हैं इत्यादि। इसके लिए भी हम इसमें भी संलग्न होने के लिए भी हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है संचार के लेन-देन मॉडल में प्रेषक और रिसीवर की भूमिकाएं अन्य मॉडलों से काफी भिन्न होती हैं, ठीक है? जो संचार में हम मैसेज लेते हैं, उसमें रिसीवर की जो भूमिका है वो अन्य मॉडल से काफी भिन्न होती हैं। क्यों भिन्न होती हैं? तो इसमें नेक्स्ट बता रहे हैं, प्रतिभागियों को प्रेषक और प्राप्तकर्ता के रूप में लेबल करने के बजाय संचार मुठभेड़ में लोगों का संचारक कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, कभी-कभी हम जब पार्टिसिपेट करते हैं कौन-कौन? प्रेषक और प्राप्तकर्ता, यानी कि सेंडर भी और रिसीवर भी, दोनों ही प्राप्त करते हैं, तो वो उस लेवल तक नहीं पहुँच पाते। यानी कि जो कम्युनिकेट का मैसेज का लेवल है, वहाँ तक नहीं जा पाते, जिसकी वजह से उन दोनों में मुठभेड़ हो जाती है या थोड़ा-सा अलगाव जैसा हो जाता है, तो उसी को संचारक कहा जाता है। ठीक है? नेक्स्ट कह रहे हैं, एक साथ प्रेषक और प्रापक दोनों, यहाँ पर भी आपके सेंडर और रिसीवर दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है? थर्ड बोल रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण के लिए जब आप पहली बार किसी ग्राहक से मिलते हैं, तो आप मौखिक संदेश भेजते हैं कि नमस्ते, आप कौन हैं और आप कहाँ वहाँ क्यों हैं, ठीक है? कहने का तात्पर्य ये है कि अ, जो भी ग्राहक दुकान पे आया है, ठीक है? उसको सामान लेना है, ठीक है? तो यदि वो सामान दिखाता है या वहाँ पर चीज़ों को जानने की कोशिश करता है, तो वो भी एक उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं। परंतु उससे उसकी जो प्रतिक्रिया है, उससे हमें पता चलता है कि वो किस प्रकार का कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है? नेक्स्ट है बिफोर यू आर डन, यानी कि इससे पहले कि आप अपना परिचय समाप्त करें, ग्राहक अशाब्दिक रूप से प्रतिक्रिया भी दे रहा है। कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि आप अपना चीज बता भी नहीं पाते हैं और ग्राहक अशाब्दिक रूप से प्रतिक्रिया दे देता है। यानी कि जो बेचने वाला है, सेल करने वाला है, उसने जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी एक एग्जांपल दिखाया था, बेचने वाला है, यदि उसको कस्टमर को आपकी चीज नहीं समझ में आ रही है, तो उससे पहले ही वो अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा आपको प्रतिक्रिया दे देता है, ठीक है? अशाब्दिक यानी कि यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज आ सकता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जब अभी आप लोग पढ़ोगे तो वहां पे आएंगे ये सब, ठीक है? तो वो उसके द्वारा प्रतिक्रिया दे देता है कि यहाँ पर ये हमें अच्छा नहीं लग रहा या हमें ये पसंद नहीं आ रहा, ऐसा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है ग्राहक के अशाब्दिक संदेशों को प्राप्त करना और डिकोड करना शुरू करने के लिए आप अपना मौखिक संदेश भेजने का काम पूरा होने तक प्रतीक्षा ना करें, ठीक है? कहने का तात्पर्य यह है ग्राहक के अशाब्दिक संदेश को प्राप्त करना, यानी कि जो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा है, उसको डिकोड करना शुरू करने के लिए, ठीक है? यानी कि अभी तो वो मुंह बॉडी लैंग्वेज के द्वारा बता रहा है कि मुझे ये चीज पसंद नहीं आ रही, लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद अपने ओरल बताएगा, यानी कि मौखिक संदेश देगा, तो उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। आपको उसकी चीजों भावनाओं को समझ करके चीजों को चेंज कर देना चाहिए, ऐसा, ठीक है? नेक्स्ट बोल रहे हैं इसके बजाय आप एक साथ अपना मौखिक संदेश भेज रहे हैं और ग्राहक के अशाब्दिक संदेश को भी प्राप्त कर रहे हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ये ट्रांजैक्शनल मॉडल जो है, ये फेस टू फेस कम्युनिकेट है,
ठीक है? तो कस्टमर भी वहीं सामने होता है और जो सेल कर रहा है वो भी सामने होता है। तो जैसे ही सेलर अपनी चीज़ें दिखा रहा है और वहीं पे कस्टमर तुरंत उसकी बॉडी लैंग्वेज द्वारा प्रतिक्रिया दे रहा है, यानी कि फीडबैक दे रहा है, तो वो दोनों ही क्या हो रहे हैं? आमने-सामने हो रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट हो बोल रहे हैं, यह इस मॉडल का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह आपको ये समझने में मदद करता है कि आप अपने संचार को कैसे अनुकूलित कर सकते हैं। ठीक है? जाहिर-सी बात है कि कस्टमर को यदि आपकी चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं, तो आप उसकी भावनाओं को समझकर और अच्छी चीज़ें दिखा सकते हैं या और उसको अपनी बातों द्वारा अच्छे से सैटिस्फाइड कर सकते हैं। ठीक है? उदाहरण के लिए यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। एक मौखिक संदेश भेजने के बीच में आप अपने संचार भागीदार से एक साथ प्राप्त होने वाले गैर मौखिक संदेश के जवाब में अपने संचार को अनुकूलित यानी कि निपुण कर सकते हैं। ठीक है? यानी कि मौखिक संदेश के साथ-साथ आप अपने संचार में उसकी भागीदारी बना सकते हैं और एक साथ करके उसे संदेश को कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि उसे अनुकूलित जो कस्टमर है उसके अनुकूल बना सकते हैं। ठीक है? इस तरीके से ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। अब किसी को कोई संशय हो या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है? किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं दीदी। और लोग